नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी के जो पेपर्स हो रहे हैं 2023 के, उन सारे पेपर्स में जो जीएस क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाता है। तो उसी कड़ी में आज का वीडियो है। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं पेपर में जो पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। पेपर जो जिन बच्चों के पेपर अभी होने को हैं, जिनके होने वाले हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं, सहयोगी हैं। क्योंकि इतने सारे जब पेपर्स होते हैं तो पूरी संभावना होती है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज ये जीएस के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और देखने से पहले सभी लोग चेक कर लें आप लोगों ने वीडियो लाइक और शेयर किया है कि नहीं। पहले वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। सब जगह स्टेटस में लगा दो इसको, सब जगह सबको सेंड कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पर। उसके बाद फिर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी का काम शुरू किया, उस समय ज्ञात तत्व कितने थे। देखो मेंडलीफ आवर्त सारणी जो है, अगर इसकी बात की जाए सबसे पहले तो यहाँ पर यही देख लेते हैं। जो मेंडलीफ आवर्त सारणी है ये 1969 में, ठीक है। कब? 1969 में रूस के जो एक रसायन शास्त्री थे, ठीक है। रूस के रसायन शास्त्री थे मेंडलीफ, ठीक है। रूस के रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने 1969 में, ठीक है, ये जो है इसको आवर्त सारणी के तहत क्या किया था कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया था। तो जब तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास उन्होंने किया था तो उस समय ज्ञात तत्व थे कितने? तो आंसर है आपका 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। तो मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी का काम शुरू किया था तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों ज्ञात तत्वों की संख्या बच्चों कितनी थी? 63 थी। और मेंडलीफ रूस के रसायन शास्त्री 1969 में इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया था। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसका कुछ बैकग्राउंड यहाँ पर दिया गया है, उसको भी पढ़ सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि रासायनिक गुण धर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के समय बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यानी कि वही जो बात हमने बताई ना कि तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास, वो चीज है यहाँ पर। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए उन्होंने इसको चूज किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यंत सक्रिय हैं, इसलिए इनका उन्होंने चूज किया था अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक। तो ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, यानी उनसे मिल क्या करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, उनसे क्या करते हैं, जुड़ते हैं। इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चूज किया था। तो कुल मिला के ये उसका बैकग्राउंड है। और ये ध्यान रखेंगे कि मेंडलीफ से आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे ये नहीं है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी किसने दी, तो मेंडलीफ कहाँ के थे? रूस के थे, रसायन शास्त्री थे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व, ठीक है। यानी कि ये बताए गए हैं कि अष्टक में जो, यानी कि एक न्यूलैंड जो है, उन्होंने अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन दिए हैं? तो अष्टक में जो प्रथम तत्व था वो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। 1800, यानी कि न्यूज, अब ये न्यूलैंड कौन है? ये देखिएगा लिखा है कि 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स, ये देखिएगा नाम लिखा है, जॉन न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत दिया है। यानी अब आपसे देखिए क्वेश्चन बनेगा कि आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं जॉन न्यूलैंड्स। कब दिया था? तो 1865 में। कहाँ के हैं? तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के। और इनके जो अष्टक सिद्धांत में पहला तत्व था वो हाइड्रोजन और जो अंतिम तत्व था वो था थोरियम, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पर फिर एक्सप्लेन दिया है कि उन्होंने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित क्रम में किया। उन्होंने जो है सब कम परमाणु द्रव्यमान वाले, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से 56वें तत्व थोरियम तक उन्होंने पाया। यानी कि उनमें क्या थे देखिएगा। अब यहाँ पर जैसे अभी पूछा था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ज्ञात तत्व शुरुआत में कितने थे? 63 थे। तो जो अब यहाँ पर न्यूलैंड्स के जो है आवर्त सारणी में क्या होगा? तो 56, क्योंकि थोरियम क्या था? अंतिम था। तो टोटल 56 तत्व हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि डॉबरेनाइनर का जो है, डॉबेराइनर के त्रिक नियम, एक ये भी एक वैज्ञानिक हो गए, ठीक है, डॉबेराइनर। इनके त्रिक नियम क्या है? 3 तत्वों को त्रिक बनाया, 3 तत्वों को मिलाया, ठीक है। उसको क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। यानी पूरा ये फार्मूला इनका दिया गया है डॉबराइनर का। तो इस डीप लेवल में क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन आपको बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान रखते हो, कहाँ से थे,
कब दिया, किस देश के थे, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वीडियो को रोक के इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। अब देखो इसके तहत तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो 42वां संशोधन है, ठीक है, जो 42वां जो संशोधन है, 42वां संशोधन, अब इसके तहत कोई एक बात तो है नहीं, ठीक है, इसके तहत कोई एक बात तो है नहीं, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, अगर बच्चे ध्यान देंगे तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे ही कहते हैं, यानी कि इस 42वें संशोधन के द्वारा लगभग लगभग संविधान का 1/3 हिस्सा जो है वो क्या किया गया था, संशोधित किया गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब इसके तहत ऑप्शन में दिया गया होगा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 51A, ठीक है, भाग कौन सा, 4A, ठीक है। तो भाग कौन सा है, 4A, और अनुच्छेद कौन सा है बच्चों, आर्टिकल कौन सा है, 51A। और उसके तहत क्या जोड़ा गया, तो लिखा है कि उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा कहाँ से ली गई अगर पूछता है, तो मौलिक कर्तव्यों की जो प्रेरणा है वो यहाँ पर रूस लिखा है, ठीक है, लेकिन इसको हम रूस से ज्यादा अच्छा नाम दे सकते हैं, सोवियत संघ, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा कहाँ से है, सोवियत संघ, क्योंकि वर्तमान समय में रूस है, उससे पहले सोवियत संघ था। तो वर्तमान में तो रूस के संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं मिलेगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दुनिया के 2 ही लोकतांत्रिक देशों में है, पहला तो देश है जापान और उसके बाद फिर अपना महान भारत, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो 42वां संशोधन जो है इसके तहत और भी कई सारी चीजें, जैसे 42वें संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है, और प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से 3 शब्द, वो कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। 42वें संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में कौन कौन शब्द जुड़े थे, अगर याद हो आपको, कि समाजवादी, ठीक है, और कौन सा था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना में जो 3 शब्द जुड़े वो भी कौन से संशोधन के द्वारा हैं बच्चों, तो 42वें संशोधन के द्वारा ही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कैबिनेट की सलाह मानने के लिए, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था 42वें संशोधन के तहत, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो उनकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसको जो है कम किया गया था। और आप देखो तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था, वो भी 42वां संशोधन है, ठीक है। इस प्रकार के कई सारे यहाँ पर आप देखोगे डीपीएसपीज में कई सारी बातें यहाँ पर जोड़ी गई, ठीक है। जैसे क्या है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, सामान्य न्याय और क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता हो, ठीक है। या फिर यदि कि आप आर्टिकल 39A की बात करो, ठीक है, इसी आर्टिकल के द्वारा, यानी इसी संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39A, ठीक है, 39A मतलब क्या है कि कानूनी निशुल्क विधिक सहायता यानी गरीबों को, ठीक है। और इसके अलावा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी कि आर्टिकल 43A, ठीक है, आर्टिकल 43A जो जुड़ा वो भी इसी के तहत है। संविधान का आर्टिकल 48A, यानी कि जो है देश के पर्यावरण, वन संरक्षण का जो है, पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण, 48A डीपीएसपी, उद्योगों के प्रबंधन, मजदूरों की भागीदारी, आर्टिकल 43A डीपीएसपी, निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A डीपीएसपी। तो ये चीजें भी जो है 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। कार्यकाल हमने बताया कि इसको जो है बढ़ा दिया गया था 5 साल से 6 साल। तो इतनी सारी चीजें जो है इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब ये सब हटा दिया जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, तो जीएसटी की शुरुआत जो है डेट यहाँ पर लिखी है 1 जुलाई 2017, ठीक है। और कौन सा संशोधन था, तो संविधान का 101वां संशोधन था जो जीएसटी को लागू करता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसी को क्या बोलते हैं, जीएसटी का नाम दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। और बच्चे यहाँ पर कमेंट में तुरंत क्वेश्चन का आंसर देंगे कि 1 जुलाई को और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। 1 जुलाई को और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं वो सभी बच्चे कमेंट में फटाफट आंसर करके देंगे। बाकी जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही है, क्योंकि क्या है, इस दिन जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संशोधन, 101वां संशोधन, ठीक है। इसके बाद देखो
कुछ टैक्स स्लैब यहाँ पर जीएसटी के तहत छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैक्स स्लैब क्या-क्या यहाँ पर है? तो एक तो 0% है, निल रेटेड यानी कि कोई यहाँ पर टैक्स नहीं और बाकी जो 4 स्लैब कौन-कौन से 5%, 12%, 18% और 28% यानी कि और एक 0 तो जीएसटी के टैक्स स्लैब आपसे पूछेगा कितने संख्या आप 5 बताओगे। 0% में है कुछ नहीं लेकिन स्लैब में है वो। तो 0%, 5%, 12%, 18 और 28 तो जीएसटी के तहत 5 टैक्स स्लैब हैं, ये ध्यान रखना है। अलग-अलग उत्पादों पर अलग-अलग टैक्स लगते हैं ये सब, ठीक है? और जीएसटी के प्रकार बताए गए कितने प्रकार हैं, तो एक तो है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स फुल फॉर्म ध्यान रखना। सीजीएसटी मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी मतलब क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है? फिर आईजीएसटी आईजीएसटी मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जब राज्य और केंद्र जो है एक साथ जब उनको जब मिलेगा यानी कि ये सेंट्रल का हो गया, ये केंद्र का हो गया और ये क्या है? दोनों का मिला इंटीग्रेटेड का मतलब एक होता है, एक होना। तो आईजीएसटी मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। और ये जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी ध्यान रखेंगे, पेपर पूछा जाएगा। जीएसटी कैसा कर है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी ध्यान रखेंगे। जीएसटी कैसा कर है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है? क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद लिखा है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो इससे क्वेश्चन मिला होगा रेपो और रिवर्स रेपो पर तो रेपो और रिवर्स रेपो को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस दो बन जाएंगे और एसएलआर और सीआरआर भी क्या है वो भी हम जो है शॉर्ट में इन शॉर्ट समझेंगे, ठीक है? रेपो रेट सामान्य भाषा में अगर हम जो है अर्थशास्त्र की भाषा को हटा के सामान्य भाषा की बात करें तो रिजर्व बैंक के द्वारा अन्य कॉमर्शियल बैंक्स को जो लोन दिया जाता है और जो लोन जैसे क्या है कि अब यहाँ पर देखिएगा इस चीज को यहाँ ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है? इस चीज को यहाँ समझते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहा है कि रेपो रेट, ठीक है? ये देखिएगा, रेपो यानी कि आरबीआई आरबीआई जब किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को अन्य किसी वाणिज्यिक बैंक को जब कर्ज देती है यानी कि लोन, समझ में आ गई बात? आरबीआई जब किसी अन्य कॉमर्शियल बैंक को किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को अगर लोन देती है तो जो दर होती है जो दर यानी कि जो रेट होता है ब्याज दर जो होती है उसको बोलते हैं रेपो, ठीक है? यानी जब आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को अगर लोन देती है तो रेपो रेट है। लेकिन ये चीज अगर उल्टा हो जाए, अगर कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अगर लोन देता है तो देखो अब ये रिवर्स हो गया ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? रिवर्स रेपो, ठीक है? तो रेपो क्या है? रेपो क्या है? आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाएगा किसी कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट से जिस ब्याज दर से, ठीक है? वो रेट हो गया। और अगर किसी कॉमर्शियल बैंक के द्वारा आरबीआई को अगर जो है कर्ज दिया जाता है, उधार दिया जाता है, तो उसको हम रिवर्स रेपो क्योंकि ये रिवर्स हो गया इसलिए इसको आप ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद एक आपका होता है एसएलआर होता है, ठीक है? 2 टर्म और होते हैं यहाँ पर जो आपसे फुल फॉर्म ही ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा। एसएलआर और एक है सीआरआर, ठीक है? ये दोनों चीजें वहां पर अभी देखिएगा लिखी हैं। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर का क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। देखिएगा इसका यहाँ पर फुल फॉर्म लिखे देते हैं, देखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो लिखे देते हैं इसका फुल फॉर्म, देख लें। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी, ठीक है? लिक्विडिटी और क्या है? आर का मतलब क्या है? रेशियो, ठीक है? ये चीज हो गई। कैश रिजर्व रेशियो इसका मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है? अब देख लेते हैं इनके अंतर्गत क्या लिखा है वो चीज यहाँ पर देख लीजिएगा। इनके अंतर्गत देखिए लिखा है नकद आरक्षित अनुपात, पहले सीआरआर की बात की जा रही है। तो सीआरआर क्या है? प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है, इसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। यानी कि जो बैंकों के पास कैश होता है उसका एक निश्चित एक सर्टेन जो है हिस्सा रिजर्व बैंक में रखना होता है, उसको क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है? और जो एसएलआर क्या होता है? एसएलआर लिखा है कि यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना होता है, ठीक है? ये चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एसएलआर में क्या होता है? उनको अपने पास एक जो है पैसा रखना होता है, अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के पहले एक सुरक्षित जो धनराशि रखनी है वो एसएलआर हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है?
तो आयात पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त कारक क्या है? टैरिफ और आयात शुल्क, ठीक है। टैरिफ और आयात शुल्क लगाना ही क्या है? आयात पर नियंत्रण रखा जा सकता है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो सीवी आनंदा बोस यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है। अभी इसके पहले वाले वीडियोस में सर ने आपको कई सारे राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का पूरा यहाँ पर लिस्ट दिया था, उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री, वर्तमान, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं, तो इनको आप लोग पढ़ के जरूर जाइए। तो पश्चिम बंगाल में सीएम जो है ममता बनर्जी और राज्यपाल कौन है? सीवी आनंदा बोस, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है? तो कोई एक ऑप्शन में होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सारे देश बता दिए गए हैं कि कौन कौन भारत के पड़ोसी देश हैं जो जो राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि वहां पर हिस्सा नहीं लेते हैं। तो नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, ठीक है। नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान, ये सारे देश जो है ये जो है राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो कोई एक होगा ऑप्शन में यहाँ पर, यानी कि दिखा दिए गए आपको चारों पांचों हैं, ठीक है। 3, 2, 5 देश हो गए। इसके बाद यहाँ पर कुछ बातें राष्ट्रमंडल को लेकर लिखी हैं। तो राष्ट्रमंडल के एकमात्र सदस्य, यानी वो जो अभी हमने नाम गिनाए हैं ये 5, ये ऐसे सदस्य हैं राष्ट्रमंडल में जो राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, सदस्य कभी भाग नहीं लिया। गैबान और टोगो, यानी कि अब ये बता रहा है कि अभी तक राष्ट्रमंडल में कितने देश थे? अभी तक राष्ट्रमंडल में 54 देश थे। राष्ट्रमंडल क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन अब राष्ट्रमंडल में टोटल 56 देश हो चुके हैं, और वो 56 देश जून 2022 तक की यहाँ पर डेटा है। 25 जून 2022 को गैबान और टोगो, यानी एक देश है गैबान और एक देश है टोगो, ये दो देश जो है 55वें और 56वें सदस्य के रूप में शामिल हुए। आपसे पूछा जाए राष्ट्रमंडल का 55वां सदस्य कौन है? तो गैबान, और 56वां सदस्य कौन है? तो हो जाएगा टोगो, ठीक है। कॉमनवेल्थ अब है क्या? ये भी देखो लिखा है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र में फैले 56 संप्रभु राष्ट्रों का संघ है। यानी ये 56 ऐसे देशों का संघ है जो कभी ना कभी ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हैं, यानी जो ब्रिटिश कॉलोनीज है, जो ब्रिटिश उपनिवेश हैं, तो ब्रिटिश उपनिवेशों का ही संगठन क्या कहलाता है? कॉमनवेल्थ, ठीक है। 1946 में अस्तित्व में आया और भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बना था मई 1949 में, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बना? तो बच्चों ध्यान रखोगे, मई 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता को सत्यापित किया था, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ क्या है? जिन देशों को ब्रिटेन ने कभी अपना उपनिवेश बनाया है, उन देशों का ही संगठन क्या कहलाता है? कॉमनवेल्थ। संप्रभु इसलिए यहां पर लिखा है कि कॉमनवेल्थ में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिटेन के अधीन अभी भी हैं, जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका है, अमेरिका कॉमनवेल्थ का मेंबर था लेकिन अब नहीं है। यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि सिक्किम में किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं? सिक्किम में कोई एक ऑप्शन में आया होगा, यहाँ पर सारे बता दिए गए कि सिक्किम के लोक नृत्य में एक है सिंघी छाम, एक है याक छाम, एक है तमांग सेलो, मारूनी नाच, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। और एक जो है भूटिया फोक डांस, ठीक है, तासी शब्दों, ये सारी चीज यहाँ पर डांस लिखे हुए हैं। सिक्किम के बारे में आप देखोगे इसी आपके चैनल पर जो है जीके के उसमें जीके में जीके वाले सर के द्वारा सिक्किम के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ाया गया। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को सर ने सिक्किम के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया होगा। सिक्किम क्या, सभी स्टेट के बारे में क्लासेस में बहुत डिटेल्स में सुभाष सर ने पढ़ाया है। तो वो सभी चीजें आप लोग पढ़ के जाएं, क्योंकि सिक्किम स्टेट्स वगैरह से जो जीके स्टैटिक है वो सारा सब कुछ आ रहा है। सिक्किम के लोक नृत्य यहाँ पर सारे लिखे हुए, बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिक्किम के प्रमुख त्योहार भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं, जैसे सागा दावा, पैंग, पैंग लॉबशोल, और क्या है लोशोंग और द सोनाम, एक है लोसर, एक कौन सा इंटीरिनल फ्लावर फेस्टिवल। सारे सिक्किम के सब क्या हैं? त्योहार हैं। तो सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पढ़ सकते हैं। बाकी क्लासेस में तो आपको पढ़ाया गया है, उसको भी जाके एक बार चेक करोगे सभी बच्चे, ठीक है। हाँ, और बाकी सिक्किम के विषय में और आप कह सकते हो कि सिक्किम के सीएम कौन है? तो सिक्किम के सीएम आप बता सकते हो प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, बताए गए थे आपको सीएम। तो सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। 22वां राज्य बना था सिक्किम जो है किसका? भारत का 22वां राज्य बना 1975 में। और सिक्किम के वर्तमान सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल वर्तमान समय में है गंगा प्रसाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन हैं कि लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं, यानी लोकसभा के जनरल इलेक्शंस कितने हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे अब तक अभी जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है वो भारत की 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा का गठन मई 2019 में हुआ है और 17वीं लोकसभा जो है मई 2024 तक चलेगी। फिर मई 2024 में भारत की 18वीं लोकसभा गठित होगी। तो अब तक कुल 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 17 लोकसभा गठित हो चुकी हैं। पहली लोकसभा गठन बच्चों 1952 में हुआ था, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि 3 जो है अप्रैल 1952 को लोकसभा के चुनाव जो संपन्न हुए थे, गठन हुआ था। पहली बैठक जो है लोकसभा की वो जो है 17 अप्रैल 1952 में हुई थी, चाहे राज्यसभा की पहली बैठक हो चाहे लोकसभा की हो, अप्रैल 1952। तो अप्रैल 1952 में पहली बार लोकसभा गठित हुई थी और मई 2019 में 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष इस समय कौन है? इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सभी जानते हैं, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बच्चों? ओम बिरला साहब है। 18वीं लोकसभा मई 2024 में आएगी, अभी नहीं आई है। फिर बात हो रही है यहाँ पे, तो लोकसभा की बात हो गई। लोकसभा बच्चों आर्टिकल 81 में होगा, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात की जाएगी। लोकसभा के गठन, लोकसभा की संरचना, ये सारी बात वहां पर होती है। वर्तमान सदस्य लोकसभा में टोटल 545 है, लेकिन 2019 में केवल 543 सदस्यों का चुनाव हुआ है। तो एंग्लो इंडियंस अब की बार नॉमिनेट राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हुए हैं। के बाद बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र गोला गोकर्ण नाथ में हुए उपचुनाव में विजेता कौन? बाई इलेक्शंस हुए गोला गोकर्ण नाथ में। तो गोला गोकर्ण नाथ में उपचुनाव हुआ वो नवंबर 2022 में हुआ। उसके विजेता कौन थे? तो बच्चों भाजपा का प्रत्याशी थे अमन गिरी। अमन गिरी भाजपा के प्रत्याशी थे और ये गोला गोकर्ण नाथ के उपचुनाव में विधायक बने हैं, जीते हैं। ध्यान रखना, उपचुनावों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश में जो भी हुए, राजस्थान में हुए, तमिलनाडु में, कहीं भी स्टेट में जो भी बाई इलेक्शंस हुए, उपचुनाव हुए हैं, उनमें पढ़ लेना कौन जीता है कौन हारा है, ठीक है। रामपुर में जो बाई इलेक्शंस हुए, आकाश आकाश सवेना बीजेपी का प्रत्याशी, या बहुत लंबे समय बाद कोई भाजपा का प्रत्याशी वहां रामपुर में जीता है। रामपुर जो कि आजम खान सपा के जो नेता हैं उनका गढ़। तीसरी सीट है खटौली, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। राजस्थान में दिसंबर 2022 में एक सीट है सरदार शहर उपचुनाव। सरदार शहर विधानसभा में कौन? तो अनिल कुमार शर्मा जो कि INC हुए, ये यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको देख लेना, पीपीटी डाल दी जाती है उसमें, उसमें देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर बात आ जाती है बच्चों जलियांवाला बाग कहाँ है। जलियांवाला बाग ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं पता है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है। और ये क्वेश्चन क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि डेट है 13 अप्रैल 1919, दिन था वैशाखी का। 13 अप्रैल 1919 दिन था वैशाखी का। और वहां पर जो है कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। क्यों इकट्ठी हुई थी? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करते समय, उस समय पंजाब के अमृतसर में एक जुलूस निकला था और जुलूस निकला था रॉलेट एक्ट के विरोध में। और उस जुलूस का नेतृत्व करने वाले दो नेता थे। दो नेता कौन थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह, दो नेता थे। इन दोनों नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हीं इन्हीं दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जमा हुए थे। कहां पर? जलियांवाला बाग में। इस चीज को जो है डायर जो था, RS जो डायर था, उसने अपने अवमानना समझी और उसने गोली का आदेश दिया। तो जिस समय जलियांवाला बाग हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय बच्चों उस समय चेम्सफोर्ड था। उस समय भारत आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग जब कांड हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था बच्चों? तो वायसराय था चेम्सफोर्ड। गोली का आदेश किसने दिया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। उसमें
बहुत सारे हजारों लोग मारे गए थे। ब्रिटिश आंकड़ा लगभग 380 लोग कहते हैं मारे गए। तो हत्याकांड क्यों था? रोलेट के विरोध में था। हमने बताया आपको जलियांवाला हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। तो आपसे पूछा जाए हंटर आयोग को गठन किया था किसने? तो ब्रिटिश सरकार ने। किसके विरोध में? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कराने के लिए। हंटर आयोग में 3 भारतीय भी हुआ करते थे और कांग्रेस ने भी इसकी जांच कराने के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और उसमें जलियांवाला हत्याकांड को एक संघर्ष बताया गया। उस समय पंजाब के गवर्नर जनरल थे माइकल ओ डायर, ठीक है। उस समय जो आदेश दिया था वो आर.एस. डायर था, गोलीबारी का आदेश देने, लेकिन पंजाब का जो गवर्नर था, राज्यपाल था, वो था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को लंदन में 13 मार्च 1940 को यानी कि 21 साल बाद लंदन जाकर सरदार ऊधम सिंह ने उसको डायर को मारकर इस चीज का बदला लिया था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग घटना और उसके विषय में जो फैक्ट हैं सारे हमने आपको बताए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और उसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो बुद्ध चरित्र क्या है? पहली चीज तो बुद्ध की जीवनी, गौतम बुद्ध की जीवनी ही लिखी गई है बुद्ध चरित्र में और उसके लेखक बच्चों कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो उस राजा का नाम लिखा कनिष्क। तो कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे अश्वघोष। उन्होंने एक रचना लिखी, रचना का नाम है बुद्ध चरित्र और वो रचना किसकी जीवनी है? तो गौतम बुद्ध की। इसी के साथ यहाँ पर अष्टाध्यायी का लेखक भी लिखा है पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जो संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता हैं, संस्कृत व्याकरण बनाने वाले ही कौन है? पाणिनि है, महर्षि, और उन्होंने ही अष्टाध्यायी भी लिखी है। फिर लिखा है कि विश्वनाथन आनंद किस देश से संबंधित है? तो इसमें नो डाउट सभी को पता है इंडिया के हैं और इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं। चेस जो शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो है विश्वनाथन आनंद, सभी नाम जाते, चेन्नई के तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर और कौन कौन से हैं? तो लिखा है कि जो नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं भारत के, जो टॉप 10 है वो कौन कौन है? ये यानी कि 1998 में और 2007 में। विश्वनाथन आनंद की बात कर रहा है कि 1998 और 2007 में 2 बार ये विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन? विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखेंगे 1998 और 2007 2 बार विश्वनाथन आनंद शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। भारत के टॉप 10 शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो आनंद विश्वनाथन, ठीक है, विदित संतोष गुजराती गुकेश डी और इरिगैशी अर्जुन, हरिकृष्णा पेंटाला, प्रागनंदा एसएल, ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं क्या है? टॉप 10 है। एक बार इसे स्टडीज कर ले लेंगे। ये टॉप 10 भारत के क्या हैं? जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है? देखो बच्चों, खेल में जो संबंधित टर्म होते हैं, खेल में जो कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आपसे क्वेश्चन करता है। तो आपसे पूछा जाए कि बटरफ्लाई तकनीक किस खेल में उपयोग होती है? तो आंसर होगा स्विमिंग। स्विमिंग में इसका बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों से एक स्विमिंग है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है। इन सारे खेलों में जो शब्द, जो टर्म यूज होते हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। बटरफ्लाई स्विमिंग का है, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देंगे। स्विमिंग के अन्य टर्म क्या है? अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बटरफ्लाई तो पूछ लिया, मगर कुछ और बचे हैं वो पढ़ना आपके लिए जरूरी है। फ्री स्टाइल, ठीक है, ब्रैग स्टोन, या फिर क्या है ब्रेस्ट स्टोन, इंडिविजुअल, या फिर क्या मेडली। ये सारे और भी शब्द हैं जो स्विमिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इनको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं ज्यादा वीडियो में स्क्रीन पर सामने नहीं आ रहा हूं क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा में नव वर्ष किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? ओडिशा में जो नया साल है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो लिखा है पाना संक्रांति या महाविशुभा संक्रांति के नाम से, ठीक है। ये देखिए पढ़ लेना, पाना संक्रांति या फिर महाविशुभा संक्रांति के नाम से ओडिशा में नववर्ष का त्योहार मनाया जाता है। पश्चिमी उड़ीसा का जो एक फसली त्योहार है, यानी कृषि से जुड़ा जो त्योहार है वो है नुआखाई। गणेश चतुर्थी जो हम लोगों के यहाँ होती है, उसके दूसरे या तीसरे दिन ओडिशा में एक त्योहार मनाया जाता है नुआखाई, और ये वहां पर फसल त्योहार होता है, ठीक है। प्रमुख फसल उत्सव यहाँ पर और लिखे हैं, मकर संक्रांति 14 से 15 जनवरी उत्तर भारत, और ये है पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके बाद देखोगे प्रमुख कृषि त्योहार और दिए हैं। ओणम कहाँ का है? केरल का है। मकर संक्रांति उत्तर भारत में है। नुआखाई अभी बताया उड़ीसा में। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है। और क्या बंगला कहाँ पर है? मेघालय और आसाम में है बंगला। उगादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का फसली त्योहार है जो कि मार्च और अप्रैल के आसपास मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक दो क्वेश्चन और। सौर परिवार के सब बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? यानी जो एक्सटर्नल जो ग्रह हैं सौर परिवार के कौन कौन से? तो बाहरी ग्रह लिखे, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। आंतरिक ग्रह को बाह्य के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है, बाह्य के बारे में पूछ लिया, तो आंतरिक यहाँ पर कौन कौन से वो भी ध्यान रखना जरूरी है। आंतरिक, और वो भी कैसे बताएंगे? सूर्य से दूरी के क्रम में आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध है,
शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किसे कहा, क्षुद्र ग्रह क्या है, तो कहाँ स्थित होगा, तो लिखा मंगल और जुपिटर के मध्य में क्षुद्र ग्रह होगा। फिर प्लाज्मोडियम में क्लोरोफ्लाइट्स का कलर कैसा होता है, तो गहरा नीला है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि क्लोरोफ्लाइट्स का जो रंग है नॉर्मली हरा होता है, तो ये किसी यानी टर्मोलॉजी में जो है इसको हरा होगा, वो गहरा नीला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस है जो कि कंप्लीट हुए। बाकी इसी प्रकार से एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।